आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है विशाल, क्योंकि आज पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। बजट 2024-25 के लिए ये बजट होगा और माना यह जा रहा है कि एक्सपेंडिचर पर इस बार सरकार फोकस कर सकती है, मिडिल क्लास पर सरकार फोकस कर सकती है। टैक्स स्लैब में हर बार ही उम्मीदें होती हैं, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस बार क्योंकि जो नतीजे आए हैं और बार बार ये कहना लाजमी हो जाता है कि राजनीति से प्रभावित बजट हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, मध्यम वर्ग को साधने के लिए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, नीतियां लाई जाती हैं, और वही इस बार के बजट में भी देखने को मिला है। लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी बजट होने की उम्मीद है, क्योंकि अगले 5 साल सरकार के पास पड़े हैं काम करने के लिए। तो खुलकर सरकार खर्च भी करेगी और जो नीतियां हैं उनमें भी बदलाव करेगी, और हो सकता है कि टैक्स स्लैब में भी कुछ चेंजेस हों, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें वहीं पर होती हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि फिस्कल डेफिसिट किस तरह से मेंटेन हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो जाहिर है कि ये सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि किस तरह से फिर उन योजनाओं को लाया जाए जिन योजनाओं में बड़े आवंटन चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए। फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है तो ये सरकार के लिए एक अच्छी उम्मीद हो सकती है, किरण हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर है जैस्मिन, वो ये है कि पिछला जो भी कार्यकाल रहा, हम ये बात कर रहे हैं मोदी सरकार 3.0 की। इससे पहले 2 बजट हुए हैं, उन 2 बजटों में इस बजट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पिछले 2 बजट में जो एनडीए की सरकार थी, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, लेकिन इस बार जो एनडीए की सरकार तब भी थी, अब भी है, लेकिन बीजेपी अकेले वो जो है पावर में थी। इस बार जो है एक गठबंधन की सरकार है। तो इस बजट में क्या गठबंधन की राजनीति की छाप देखने को मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो वो राजनीति की छाप क्या हो सकती है? क्या उसी तरह से जैसे पिछले बजट में होता रहा है पिछले 10 सालों में, क्या कुछ उसी तरह का हमें रंग रूप देखने को मिलेगा, या इसमें कुछ दबाव या कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई हमें नज़ारा देखने को मिल सकता है? साथ ही साथ ये भी है कि इसी वर्ष और अगले वर्ष कई राज्यों के चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहता ही है, क्योंकि आपके जो घटक दल हैं उनकी भी उम्मीदें हैं, उनकी भी डिमांड्स है, और क्योंकि 4 राज्य, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले समय में, जिसमें से जम्मू कश्मीर भी एक है। ये संभावनाएं हैं कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हों, और इस लिहाज से भी ये बजट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुचिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी हमारे साथ नुमाइंदे जुड़े हैं। और मेरी टीम से कहूँगी कि ज़रा एक बार ऑडियो भी चेक कर लें। और साथ ही साथ हमारे साथ लद्दाख राकेश आहूजा जी जुड़े हैं, जो हिमाचल प्रदेश के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के मेंबर हैं। और राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और अरुण गुप्ता जी जुड़े हैं, जो प्रेसिडेंट हैं JCCI, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अरुण गुप्ता जी, क्या उम्मीदें होनी चाहिए, क्योंकि MSME सेक्टर पर हमेशा से फोकस की बात कही जाती है, लेकिन क्या इस बार वाकई हम देखेंगे कि कुछ बदलाव, कुछ बड़ी घोषणाएं? बजट आता है तो सबसे पहले मिडिल क्लास की एक नजर होती है कि किस तरह से स्लैब रेट जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि कुछ रिलीफ जो है उन लोगों को मिले। लेकिन यहाँ तक बजट की मैं बात करूं, जम्मू जो है उसमें बाकी जो हमारे प्रदेश हैं उससे हालात थोड़े से डिफरेंट हैं। देखिए, यहाँ पर जम्मू जो है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, हमेशा यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्री जो पैकेज पे हमेशा रही है, क्योंकि पैकेज के बिना यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। कोई समय पहले था जब यहाँ पर इंसेंटिव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन यहाँ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और जिसमें 28,400 करोड़ रुपया जो है वो नई इंडस्ट्री के लिए दिया है। लेकिन जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको इसमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, जबकि वो 80% जो इंडस्ट्रीज हैं वो MSME यूनिट्स हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं। राइट, उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल है। हमारी डिमांड यही है कि उनको इंसेंटिव्स जो हैं एट पार जो नई इंडस्ट्री है उसके दें। अदरवाइज
जिस तरह से हमारी स्टेट यूटी गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस जो उनको किया था कि टर्नओवर इंसेंटिव जो है अप टू 2% उनको दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी उसके बाद कैपिंग की गई जो 50 करोड़ तक कर दी गई, और बाकी का जो अमाउंट था मुझे नहीं लगता है कि वो भी 50 करोड़ जो है वो आज गवर्नमेंट जो है वो पे कर पा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री हमारी सफर कर रही है। बिल्कुल, आज हम बात खासतौर से इस पर कर रहे हैं कि उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है जब निर्मला सीतारमण जो है अपना बजट पेश कर रही होंगी, इस मोदी सरकार 3O का बजट पेश कर रही होगी, तो उम्मीदें क्या है, किन चीजों को लेकर चर्चा हुई होगी। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, रुचिका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल करना चाहेंगे, चेयरपर्सन एफए की। रुचिका, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हाउ डू यू सी दिस बजट गोइंग टू बी, बिकॉज आपने देखा कि जो पिछला 2 कार्यकाल था, उन 2 कार्यकालों में बीजेपी जो है वो अकेले जो है एक शक्तिशाली उनका ये था, वजन था सरकार में, कि इस बार ये जो है कॉलिशन पॉलिटिक्स है। क्या आपको लगता है कि इस बार का बजट, चूंकि ये कॉलिशन की सरकार है, कुछ अलग होगा, या फिर इस पे कुछ वैसे ही बातें होंगी जिसका इशारा कल वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने दिया था अपने एक संबोधन में? देखिए, बहुत ज्यादा अलग तो डेफिनेटली या बहुत रेवोल्यूशनरी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। आई वुड जो मेरी विश लिस्ट होगी वो ये होगा कि एक सस्टेनेबिलिटी आए बजट में, ताकि कॉन्टिन्यूटी बने, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन हो। और अगर हम अपने रीजन की बात करें विच इज जम्मू एंड कश्मीर, तो इंटरिम बजट में आर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1.18 लाख करोड़ का जो इंटरिम बजट हमें एलोकेट किया है पैकेज, उसके लिए मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी जो उसकी एलोकेशन है JNK में, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज में है, चाहे जॉब क्रिएशन में है, चाहे MSME या मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसमें हमें बहुत फाइनेंशियल प्रूडेंस चाहिए। यस, जम्मू बड़ी चेकर्ड पास रहा है हमारा JNK का, और हमें अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है डेफिनेटली। सो हमें एक एक्सटेंशन जरूर चाहिए होगा, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुई है, ताकि जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं वो उसको लेवरेज कर सकें। मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम इसकी एक 5 ईयर एक्सटेंशन होनी चाहिए, ताकि जो नई इंडस्ट्रीज हैं वो आ सकें, वो इस पॉलिसी का फायदा उठा सकें, और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सके। अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो वो महिलाओं, जहां पे महिला लेड हमारी जॉब क्रिएशंस है, मैं उस पे स्ट्रेस करना चाहूंगी। कम से कम आज हमारा जो MSME डिपार्टमेंट है वो भी विमेन लेड जो वर्कफोर्स है, उस पे हमारी बजट एलोकेशन जरूर होनी चाहिए। और टूरिज्म, JNK में टूरिज्म जो सिटी ऑफ टेम्पल्स माना जाता है, रिलीजियस टूरिज्म जहां इतना प्रमोशन है, वहीं JNK के टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा आज इम्पेटस की जरूरत है। उसी डायरेक्शन में इस बजट एलोकेशन को भी हम जरूर देखते हैं। एंड रूरल इकोनॉमी को हम पीछे नहीं सोच कर सकते, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज हो। तो जो विमेन, महिलाओं की भागीदारी है हमारी रूरल इकोनॉमी में, वो बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो सम्मान, जिस तरह से योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, या इस तरह की जो योजनाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं जो महिलाओं के चल रहे हैं, रुचिका क्योंकि जो फीमेल विंग है फिकी का, उसकी चेयरपर्सन है, तो महिलाओं की जो उम्मीदें हैं उसके बारे में वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। रुचिका, मैं एक बार दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राकेश जी, हिमाचल प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए, तो जैसा कि अरुण गुप्ता जी ने कहा, इंडस्ट्रीज थोड़ी सी वेरी करते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुछ ऐसा इलाका है जो इंडस्ट्रीज को डेडिकेटेड है बहुत सालों से। उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ उम्मीदें हिमाचल प्रदेश की हैं इस बजट से? हमारी जो इंडस्ट्री है वो कश्मीर के साथ ही मिलती है, ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बट इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि अगर जो इंसेंटिव्स हमें प्रॉमिस किए गए थे वो अगर बंद हो जाएं, तो यहाँ से इंडस्ट्री काफी शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। हिमाचल से काफी इंडस्ट्री वापस जा रही है, GST बेनिफिट्स क्योंकि खत्म हो रहे हैं। तो इसके लिए बड़े स्ट्रिंजेंट और बड़ी जल्दी हमें एक्शन लेना पड़ेगा। राकेश जी, इज इट विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल, या फिर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नालागढ़, बद्दी, बरोटी वाला आप उसका जिक्र कर रहे हैं? टोटल सबका है, दोनों का है। अच्छा। एक और बड़ा सेक्टर है हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर है, एप्पल इंडस्ट्री, वो किसी ने अभी टच नहीं की, क्योंकि बाकी इशू सारे टूरिज्म वगैरह हमारे कॉमन है, ऑलरेडी बात हो चुकी है। बीइंग कन्वेनर ऑफ CII फॉर हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश, मैं इस पॉइंट को स्ट्रेस करना चाहूंगा
कि जो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज करने के बजाय, मोदी जी यहाँ प्रॉमिस कर गए थे कि इंपोर्ट ड्यूटी एप्पल पे बढ़ाई जाएगी, जी वो अमेरिका जाके उन्होंने रिड्यूस कर दी है फ्रॉम 50% to 30%, whereas we were expecting कि एटलीस्ट 70% या 80% करेंगे। तो वो हिमाचल के फार्मर को बहुत मार रही है। बाहर से सस्ता सेब अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है हिमाचल पूरे कंट्री में, और हिमाचल का इस बारी यूल बी सरप्राइज्ड कि जो स्टोर किए हुए एप्पल थे कोल्ड स्टोरेजेस में, सीए स्टोर्स में, जी वो कॉस्ट से भी कम पे बिके हैं। फार्मर पहले ही लास्ट ईयर जो है मॉनसून्स की मार से मरा हुआ है, इस साल ड्रॉट पड़ रहा है, और ये जो है बड़ी एक जरूरत है फार्मर को कि जो टैक्सेशन है, जीएसटी ऑन एनी हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट, जहाँ पेस्टिसाइड, जहाँ फर्टिलाइजर्स, इसको 18% से 5% पे लाया जाए, और ऑन द सेकेंड हैंड ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो जरूर बढ़ाई जाए। अदरवाइज फार्मर्स हिमाचल के, कश्मीर के, उत्तराखंड के, जी कोई भी एप्पल ग्रोइंग स्टेट है, वो उनकी हालत बहुत खस्ता होने वाली। बिल्कुल अरुण जी, मैं इसी सवाल को लेके आपके पास आना चाहूंगा। जिस चीज को ये हाईलाइट कर रहे हैं अभी, ये बता रहे हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है उसका असर बहुत ज्यादा पड़ा है बागवानों पर। बागवानी बहुत हद तक कश्मीर पर भी डिपेंड करती है, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई इस दिशा में भी कुछ काम होने चाहिए? जो अपेक्षाएं हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी कम ना करके बल्कि बढ़ाई जाए ताकि जो सेब के जो काश्तकार हैं उनका थोड़ा भला हो। देखिए, बिजनेसमैन ने हमेशा यही सोचा है कि हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो सकता है। गवर्नमेंट अपने ढंग से सोचती है, लेकिन फिर भी सबसे पहले ये है कि हमें, जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, उसमें जब हम लोग जो हैं हर तरह की कोशिश करते हैं कि किसानों को किस तरह से बेनिफिट हो सके, उनकी फसल का उनको जो रिटर्न है वो वापस मिल सके, और मुझे लगता है कि इसके बारे में भी उनको जरूर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है, ना कि कम करने की जरूरत है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जम्मू के लिए मैं ये चाहता था कि भाई यहां पर कोई मदर इंडस्ट्री जो है वो यहां पर आए। मदर इंडस्ट्री, देखिए बाहर आप देखेंगे, पंजाब के अंदर देखेंगे, वहां पर इन्होंने ये अभी देखिए यहां पर ट्रेन आई है और ट्रेन जो है अब कश्मीर में जा रही है। तो जब इन्होंने ये इंडस्ट्री जो है ये पंजाब में लगाई है, तो एक रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री जो है वो जम्मू में लगाई जा सकती थी, जो कि इन्होंने वो भी जो है वो पंजाब में ही लगाई है। तो इस तरह के यूनिट्स जो हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारी माइक्रो यूनिट्स हैं जो उसकी वजह से सरवाइव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जम्मू जो है, जम्मू रीजन जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जम्मू सिटी की मैं बात कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता यहां पर जो एक फुटफॉल है वो यहां से आगे खिसकता जा रहा है। वो श्रीनगर के तरफ जा रहा है, जहां पंजाब की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि यहां पर फुटफॉल रहे, यहां की जो माइक्रो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके। उसके लिए यहां पर एक मदर इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री के रूप में हो। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। अभी की टूरिज्म सेक्टर जो है, जम्मू का टूरिज्म सेक्टर जो है उसको वो किसी भी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा, उसमें पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है। वो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर कोई ऐसा यूनिट लगाए, यहां पर कोई ऐसी चीज हमें दे जिससे टूरिस्ट जो है, देखिए यहां पर ये बलिदानों का देश है। हमारी जो सिटी है वो बलिदानों की सिटी है। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है बलिदान हुए हैं, यहाँ पर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जिन्होंने अपना जीवन जो है यहाँ की जनता के लिए दे दिया है। अगर यहाँ पर उनके नाम का कोई एक बहुत बड़ा एक स्मारक बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ
लोग बाहर से आएंगे, यहाँ पर आकर के विजिट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ जिन लोगों ने दफा 370 हटाने में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, तो उनका स्थान यहाँ पर हमने कौन सा बनाया है। जिस तरह से आज गुजरात में हर कोई वहां जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर देखने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जम्मू में भी इस तरह का एक स्मारक जो है वो बनाया जा सकता है। एक लोगों का अट्रैक्शन जो है यहाँ पर हो सके, ये हमारा मेन हमारा फोकस है। ठीक है रुचिका जी, मेरा पहला आपसे सवाल ये था कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से फोकस की बात कही जाती है, महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की बात कही जाती है, ये मोदी सरकार के हम पिछले मैनिफेस्टो में भी हमने देखा था। हिमाचल प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो मैं खुद वहां पर आंकड़े जानती हूं कि वहां पर महिलाएं स्वयं सहायता समूह के तहत बहुत अच्छा काम वहां पर हो रहा है, महिलाओं की इनकम ग्रो हो रही है, और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि आपने ग्रामीण इकोनॉमी का जिक्र किया था। जम्मू कश्मीर में क्या इस तरह के हालात हैं? कुछ अगर फिगर्स आपके पास हो, या फिर वाकई इस सेक्टर में फोकस करने की जरूरत है, महिलाओं को फोकस में रखते हुए खास तौर पर? देखिए, अगर आप ग्रामीण इकोनॉमी की बात करें, आज 8 लाख महिलाएं हमारी जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन से एसोसिएटेड हैं। बट अब ये है कि बजट में हम इनको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर पाएंगे? क्या इनको कोलैटरल फ्री लोन्स की सुविधा इनको उपलब्ध करा सकते हैं? महिलाओं के पास सबसे ज्यादा तो कोलैटरल देने का ही इनके पास प्रोविजन नहीं है। सब जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो मेल मेंबर्स के नाम होती हैं। क्या इंडस्ट्रीज में इनफ इम्पेटस है कि हम रूरल एरियाज में भी माइक्रो इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर पाएं? क्या इनको हम लोन्स प्रोवाइड कर पाएं? क्या इनकी मार्केट लिंकेजेस कर पाएं? महिलाएं अक्सर प्रोडक्ट्स तो बना लेती हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, पर राइट मार्केट लिंकेज नहीं हो पाती है जहां पे ये महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स की सेल कर पाएं और अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा दे पाए। तो हमें क्लस्टर्स डेवलप करने की जरूरत है, अपनी फंडिंग की जो एलोकेशन है इन क्लस्टर्स में डालने की जरूरत है। ऐसे छोटे छोटे हाट बनने चाहिए जहां ये महिलाएं आए, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें और अपने बिजनेसेस को डेवलप कर सकें। इवन एक ड्राई पोर्ट की जरूरत है आज जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू से अगर हम कहते हैं जी हमें प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ जम्मू भी भेजना है, तो क्या हमारे पास वो पोर्ट फैसिलिटीज हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर पाएंगे? तो उन पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जरूर फोकस करने की जरूरत है। और इसके अलावा महिलाओं के हाथ में ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स आ सके, इसके लिए हमें जरूर प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो इंक्रीज करें एग्जेम्पशन लिमिट को, चाहे वो हम बात करें एक एवरेज मिडिल क्लास नारी की भी, सो 10 से 12 लाख मुझे लगता है साल की जो इनकम है उसमें एक एग्जेम्पशन होनी चाहिए, ताकि महिलाओं की सेविंग्स बढ़े, उनका कंजम्पशन पैटर्न बने और वो भी भागीदार बन सकें जो हमारी कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी है। और उसके जो हम एमएसएमई की जब बात करते हैं, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी साइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग की। आज अगर हम जम्मू में देखते हैं तो अक्सर हमें अपनी जो स्किल्ड मैन पावर है वो बाहर से लानी पड़ती है, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिसकी वजह से हम अपने रीजन में जेएनके में जॉब क्रिएशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री और हमारे एजुकेशन सेक्टर दोनों को एक पुश की जरूरत है, जहां पे हम अपनी रिक्वायर्ड स्किल मैन पावर को समझें और महिलाओं को उन राइट स्किल्स के सेट्स में ट्रेन करें, ताकि उनकी अब्जॉर्प्शन इंडस्ट्रीज में चाहे माइक्रो स्मॉल मीडियम में हो सके और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है। राकेश जी, मैं इसी पॉइंट के साथ आपके पास आऊंगी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो हमने लगा दी, लेकिन उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें लेबर बाहर से लानी पड़ती है, दूसरे राज्यों से लानी पड़ती है, और अपने राज्यों में यही कारण है फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है। तो क्यों ना इंडस्ट्रीज के साथ साथ एक ऐसा भी सेटअप किया जाए कि लोगों को वहां पर स्किल ट्रेनिंग भी दी जाए। क्या ये हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है? यहाँ पे हिमाचल में तो ये हो रहा है। अच्छा, ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज बन गई हुई हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई हुई है, और जगह जगह जो प्राइवेट लोग हैं वो भी अपनी इंसेंटिव्स लेके स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह खोल रहे हैं। तो यहाँ तो ये चल रहा है, बट
रिक्वायरमेंट बहुत है, अभी इनिशियल फेज है, तो गवर्नमेंट अगर और सहायता करे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की और थोड़ा बड़े स्केल में हो जाए। आप ये लेडीज की ये बात कर रहे थे कि इन यहाँ पे हिमाचल में तो एनजीओ आप जानती हैं कि काफी खुल गई हुई हैं और फोरम्स भी इनको मिल जाते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। जैसे हमारे रिच पे शिमला में सेल आउटलेट्स इनकी ड्यूरिंग द सीजन गवर्नमेंट एमसी इनको स्टॉल्स दे देती है और वो अपना मटेरियल बेच भी पाती हैं। ऐसे फोरम अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी प्रोमिनेंट सिटीज में जैसे कि अब दिल्ली में हिमाचल मेला टाइप लगाएं, सारी यहाँ की प्रोडक्शन प्लस यहाँ का जो क्यूजाइन है, फूड है, वो बड़ा पॉपुलर है, तो वो भी वहाँ पे अलग अलग हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग तरह के व्यंजन हैं, वो सारे वहाँ पे सर्व हों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक हफ्ता या 10 दिन एक स्टेट को दे दे, फिर दूसरे स्टेट को दे दे, ऐसी इनके पास जगहें तो बहुत हैं जहाँ पे ट्रेड फेयर होता है, वहाँ पे भी बहुत अकोमोडेशन है इनके पास। तो अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज शुरू कर दें तो आई थिंक विमेन एम्प्लॉयमेंट प्लस एम्पावरमेंट दोनों बढ़ के सकता लिए है। चलिए इस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। अब 1 घंटे 15 मिनट 17 मिनट लगभग रह गए हैं जब बजट पेश होगा संसद में। निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करेंगे 7वीं बार और इस पर नजर होगी कि फिलहाल हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस खास चर्चा में हम फिर हाजिर होते हैं।